नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 15 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपको और आपके परिवार को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब देख लेते हैं आर्टिकल्स कौन से हमें डिस्कस करने हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेट ओम्बड्समैन की आवश्यकता के बारे में आर्टिकल डिस्कस करेंगे। नागा अकॉर्ड और सबसे लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा सेक्शन। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है टीपी श्रीनिवासन के द्वारा। शुरुआत में आर्टिकल में कहा जाता है, जब देखो कोई दुख आता है या फिर चैलेंज आता है, वो अकेला नहीं आता, सिंगल स्पाई की फॉर्म में नहीं आता, बटालियन की फॉर्म में आता है। मतलब काफ़ी सारे दुख एक साथ आते हैं, जैसे जो कहावत है दुखों का पहाड़ टूट पड़ना। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में अभी फिलहाल बहुत सारे दुख, बहुत सारे चैलेंजेस एक साथ आए हैं, जैसे अभूतपूर्व महामारी, चाइनीज सोल्जर्स इंडिया की साइड आकर डटे हुए हैं। तीसरे नंबर पे नेपाल ने नया मैप अडॉप्ट किया जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे एरिया को भी क्लेम किया है जो इंडिया का है। चौथे नंबर पे ईरान ने चाइना का वर्चुअल अलायंस ज्वाइन कर लिया है। रशिया बहुत ज़्यादा करीब जा रहा है चाइना के। पाकिस्तान एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। और सबसे लास्ट में फाइनेंशियल क्राइसिस, अभी महामारी के कारण इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो एक्सपर्ट्स एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई कमी है? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक डेप्थ है या फिर नहीं है? अगर तो देखो कमी है तो उसका पता लगाया जाए और उस कमी को दूर किया जाए। राइटर देखो ये बोलते हैं, जो इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं उनके बारे में 3 वर्जन्स होते हैं। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए इंडिया और यूएसए के ऑफिशियल्स की आपस में मीटिंग हुई। इंडिया यूएसए ट्रेड एग्रीमेंट के फाइनलाइजेशन को लेके। अब देखो मीटिंग में जो कुछ हुआ वो होता है रियल वर्जन। रियल वर्जन पता होता है सिर्फ सरकार को या फिर इंटरलोक्यूटर्स को जो नेगोशिएट करते हैं आपस में। मान लीजिए मीटिंग हुई थी दोनों की और कुछ इश्यूज पर सहमति नहीं बन सकी, पूरी गर्मा गर्मी हो गई। यूएसए ने बोल दिया इंडिया को कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके कानून बनाइए, या फिर यूएसए ने धमकी दे दी इंडिया को कि आप जो ट्रेड टैरिफ हैं उनको कम कीजिए। लेकिन ये बातें देखो पब्लिक के सामने नहीं आती, ये रियल वर्जन होता है। इंडिया और यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में आपस में क्या बातचीत हुई बंद कमरे में, इसका पता जनता को कभी नहीं लगता। ये तो होता है रियल सिचुएशन। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद, चाहे मीटिंग में कुछ भी गर्मा गर्मी हुई हो, वो बाहर नहीं आता। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दी जाती है। ये जॉइंट स्टेटमेंट अच्छी ही होती है, खास करके सरकार के स्पोक्स पर्सन्स के लिए, कि वो बता सके जनता को कि मीटिंग से ये कुछ निकल के आया। तो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होती हैं उनमें सिर्फ दिखाने के लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। और सबसे लास्ट में है फेरी टेल्स। फेरी टेल्स मतलब परियों की कहानियां, बच्चों की जो कहानियां होती हैं जिसमें मैजिक होता है, ये सब चीजें होती हैं। ये सरकार जनता को दिखाती है। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद सरकार यूं दिखाएगी, देखो इंडिया और यूएसए के रिलेशंस कितने अच्छे हैं, इतने अच्छे तो रिलेशंस कभी भी नहीं हुए। यूएसए के राष्ट्रपति इंडिया के लिए अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। यूएसए काफ़ी ज़्यादा लिबरल है इंडिया के प्रति। ये सारी बातें सरकार दिखाना चाहती है जनता को, ताकि जनता को फील गुड करवाया जा सके कि हाँ, जिस सरकार को आपने चुना है वो सरकार अच्छे से काम कर रही है। तो इस प्रकार की कहानियां बना बनाकर सरकार जनता के सामने परोसती है। और जो फ्रेंडली मीडिया चैनल्स होते हैं वो भी इस काम में सरकार की मदद करते हैं। तो किसी भी इंटरनेशनल इश्यू से संबंधित ये 3 वर्जन्स होते हैं। एक रियल सिचुएशन जो जनता के सामने आती नहीं है, एक होता है ऑफिशियल वर्जन जो जॉइंट स्टेटमेंट में जारी किया जाता है, वो स्पोक्स पर्सन्स के लिए होता है। सबसे लास्ट में फेरी टेल्स जो सरकार मिथ क्रिएट कर देती है, कहानियां बना देती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है।
ये देखो हमारे देश की गवर्नमेंट की बात नहीं है, सभी देशों की गवर्नमेंट ऐसा ही करती हैं। लेकिन देखो काफी बार क्या होता है, रियल सिचुएशन जो है वो जनता को पता लग जाती है कि वास्तव में तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन गवर्नमेंट दिखा नहीं रही है। तो फिर क्या होता है, जब रियल सिचुएशन बाहर आ जाती है तो एकदम से सरकार पैनिक मोड में आ जाती है, फायर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। आपने भी देखा होगा, बड़े लेवल पे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं, उसके बाद फिर से स्टेटमेंट जारी की जाती है ये दिखाने के लिए देखो सब कुछ ठीक है और जो बाहर आया था वो सच्चाई नहीं है। इस प्रकार से चीजें मूव करती हैं। अब राइटर एक और एग्जांपल देते हैं। देखो 15 जून की गलवान वैली के इंसिडेंट से पहले इंडिया और चाइना के रिलेशंस इतने खराब नहीं थे। हाँ, क्रिटिसिज्म चाइना का जरूर हो रहा था कोविड-19 की महामारी को लेके, लेकिन इंडिया ने एक्सप्लिसिटली चाइना को क्रिटिसाइज भी नहीं किया था, तो लग रहा था रिलेशन ठीक ठाक है, एटलीस्ट खराब नहीं है। उससे पहले इनफॉर्मल समिट 2 बार ऑर्गेनाइज हो चुका था इंडिया और चाइना के प्रीमियर्स के बीच, एक बार वुहान स्पिरिट और दूसरी बार चेन्नई कनेक्ट, ये थीम्स थी उन इनफॉर्मल समिट्स की। इन इनफॉर्मल समिट्स के दौरान क्या कुछ हुआ, मतलब रियल सिचुएशन क्या है, वो तो देखो हमें नहीं पता लगी, क्योंकि चाइना के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच क्या कुछ बातचीत हुई ये पब्लिक के सामने नहीं आया। हो सकता है चाइना ने 370 की बात उठाई हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनता को नहीं पता लगा। ये तो है रियल सिचुएशन। और समिट के बाद, वैसे देखो ये इनफॉर्मल समिट थे, तो इनफॉर्मल समिट के बाद जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने की बाउंडेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी सरकार के स्पोक्सपर्सन ने यही दिखाया कि इंडिया और चाइना जो हैं वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, कोऑपरेशन बढ़ रहा है। और सबसे लास्ट में जनता को क्या बताया गया, मतलब फेरी टेल्स में क्या आएगा, जनता को ये सब चीज़ें बताई गई। देखो दोनों देशों के लीडर्स के बीच केमिस्ट्री कितनी बढ़िया है, बॉडी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, मतलब सब कुछ सामान्य है, दोनों देशों के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं। जनता को ये सब चीज़ें बताई गई। अगर देखो ये सब सच होता तो क्या चाइना इतनी प्लानिंग के साथ इंडिया की टेरिटरी में अपने ट्रूप्स के साथ आगे आता? शायद नहीं। मतलब जो हमको दिखाया गया था वो सिर्फ कहानियां थीं, वो फेरी टेल्स थीं। असल में रियल सिचुएशन अलग थी, और रियल सिचुएशन तब बाहर आई जब चाइनीज की ट्रूप्स बहुत प्लानिंग के साथ इंडिया की साइड आगे आ गई और गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए। लेकिन देखो जैसा हमने डिस्कस किया कि रियल सिचुएशन जब बाहर आ जाती है तो फिर सरकार पैनिक में आ जाती है और एकदम से कोशिश स्टार्ट कर दी जाती है ये दिखाने के लिए जनता को कि सब कुछ सामान्य है। वही सरकार के द्वारा किया गया। सरकार ने टिकटॉक समेत कुछ चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया, चाइनीज इन्वेस्टमेंट पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। बट क्वेश्चन उठता है, क्या वास्तव में हम इन स्टेप्स से चाइना पर प्रेशर क्रिएट कर पाए हैं? इसका आंसर है शायद नो, क्योंकि चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो अभी भी इंडिया की साइड मौजूद हैं। जबकि मीडिया में दिखाया ये जा रहा है कि चाइना ने गलवान वैली इंसिडेंट के कारण हिमालयन ब्लंडर कर दी है, चाइना बैटल ऑलरेडी हार चुका है। ये सब चीज़ें मीडिया में दिखाई जा रही हैं, जनता के सामने परोसी जा रही हैं। ये एक बार फिर से फेरी टेल्स हैं। ये सिर्फ जनता को ये दिखाने के लिए हैं कि हाँ सब कुछ सामान्य है, जबकि देखो सब कुछ सामान्य नहीं है। एक और एग्जाम्पल आगे राइटर देते हैं। देखो जब 1962 की लड़ाई हुई थी तो उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। यूएसएसआर ने किसी का साथ नहीं दिया था। चाइना एक्सपेक्ट कर रहा था कि यूएसएसआर हमारा साथ देगा क्योंकि हम कम्युनिस्ट कंट्री हैं, बट यूएसएसआर ने बोला था एक भाई है तो एक दोस्त है, इसलिए हम इस लड़ाई के बीच में नहीं आएंगे। आज चाइना और रशिया की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो गई है। वैसे देखो हम रशिया से बहुत ज़्यादा हथियारों को इंपोर्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 बार रशिया की यात्रा पर भी गए हैं और इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई। वैसे तो
कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, बट ये रूल जो है वो रशिया के संदर्भ में एक्सेप्शन है। रशिया हमारा परमानेंट फ्रेंड है। ये सारी बातें अच्छी अच्छी बोली गई, लेकिन देखो सच्चाई ये है कि अब हम रशिया पर पूरी तरह से रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि रशिया की जो दोस्ती है चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा गहरी हो गई है। मतलब अब इस प्रकार की बातें बोलना कि रशिया हमारा बहुत ही ज़्यादा रिलायबल फ्रेंड है, इंडिया का साथ देगा, ये फेरी टेल है। मतलब कहानी है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये साबित भी हो चुका है जब 3 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। इसके बाद एक और फेरी टेल के बारे में बात की जाती है राइटर के द्वारा। कब से हम सुनते आ रहे हैं कि जल्द ही यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन हो सकता है और इंडिया को भी परमानेंट सीट मिल सकती है, बट ये सिर्फ परियों की कहानी जैसी बात है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि कैंपेन तो इंडिया इस बारे में 1979 से लेके अभी तक चलाता आ रहा है, बट देखो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। काफ़ी रिपोर्ट्स लिखी गई हैं कि रिफॉर्म्स का फार्मूला ये हो सकता है, बट ऐसे कोई फॉर्मूले पर सहमति नहीं बनी है जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 2/3 मेंबर्स को मान्य हो और सिक्योरिटी काउंसिल के सभी परमानेंट मेंबर्स को मान्य हो। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो वीटो को ख़त्म करना चाहते हैं, बजाय इसको कि वीटो पावर को और दूसरे देशों को दिया जाए परमानेंट मेंबर्स के अलावा। मतलब ये बहुत मुश्किल है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आएंगे। बावजूद इसके समय समय पर इस प्रकार की खबरें चला दी जाती हैं कि जल्द ही इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बन सकता है, वो भी वीटो के साथ। इसके बाद राइटर के द्वारा कहा जाता है, एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ने यह क्लैरिफाई किया था कि नेहरू के दिनों में कभी भी इंडिया के पास परमानेंट सीट का ऑफर नहीं आया था, तो इस पर स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि इनडायरेक्टली ऑफर आया था और नेहरू की सिस्टर विजय लक्ष्मी जी ने वो लेटर लिखा था नेहरू को, लेकिन नेहरू ने ये बताया था कि हम सीट तो लेना चाहेंगे क्योंकि इंडिया के क्रेडेंशियल्स हैं, बट चाइना की कॉस्ट पर नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन आज के आर्टिकल में राइटर जो है वो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी का हवाला देते हुए कहते हैं इस प्रकार का ऑफर इंडिया के पास कभी नहीं आया था। नेक्स्ट, इवन एनएसजी की मेंबरशिप इंडिया को मिलेगी, ये भी एक मिराज है, इल्यूजन है। देखो एनएसजी बनाया ही इंडिया के खिलाफ था। जब 1974 में हमने न्यूक्लियर वेपन का एक्सपेरिमेंट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तो उसके बाद एनएसजी का निर्माण किया गया था। ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को वेवर मिल सकता है और इंडिया को वेवर अभी मिला भी हुआ है। चूंकि इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है, तो इंडिया इस ग्रुप का मेंबर बनेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन फिर भी बार बार जनता के सामने सरकार ये दिखाने की कोशिश करती है कि जल्द ही इंडिया एनएसजी का मेंबर बन सकता है। देखो दूसरे जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजीम थे, जैसे ऑस्ट्रेलियन एग्रीमेंट, वासीनार अरेंजमेंट, उनकी बात अलग थी और एनएसजी की बात अलग है। एक और एग्जांपल राइटर देते हैं, 6 अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये अमेरिका को सेटअप करने हैं आंध्र प्रदेश में। जब भी देखो इनको लेके डिस्कशन होती है, बायलैटरल रिलेशंस, बायलैटरल लेवल पे जब भी बातचीत होती है, तो एक इशू आ जाता है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज बिल का। मतलब अगर यूएसए की कंपनी ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में इस्टेब्लिश करती है और अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो लायबिलिटी किसकी होगी, इसको लेके विवाद है। बट राइटर कहते हैं हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट का मानना है, देखो ये विवाद तो सिर्फ जनता को दिखाने के लिए है। वास्तव में यूएसए की गवर्नमेंट इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर ये रिएक्टर्स इंडिया में इस्टेब्लिश किए गए तो इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और यूएसए नहीं चाहता कि इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिले। ये असल इशू है, इस वजह से यूएसए आनाकानी कर रहा है इन 6 अमेरिकन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इस्टेब्लिश करने में। मतलब रियल जो इशू है वो जनता के सामने नहीं आता। लास्ट में राइटर बोलते हैं ऐसे देखो अनेक इश्यूज हैं जिनको लेके जनता की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बट ये सिर्फ फेरी टेल्स हैं।
वास्तव में ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। और बहुत सारे एग्जैजरेटेड क्लेम्स हैं, जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी में सॉफ्ट पावर का बहुत बड़ा रोल है, आज के समय में नैम जैसी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये एग्जैजरेटेड क्लेम्स हैं। किसी भी देश के लिए देखो अच्छा ये होगा कि उसको उसकी करेक्ट सिचुएशन का पता हो। अगर इस प्रकार से फेरी टेल्स अगर सरकार बनाती रहेगी तो फिर रियल में नेशनल इंटरेस्ट कैसे सर्व होंगे। तो ये सारी बातें राइटर के द्वारा बोली जाती हैं इस आर्टिकल में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेट ओम्बड्समैन की आवश्यकता के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आर्टिकल में कहा जाता है, आज के समय में गवर्नमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं कंट्रोल के लिए, सर्विलियंस के लिए। फॉर एग्जांपल फ्रॉड डिटेक्शन, स्टोरेज एंड एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और सबसे लास्ट में पॉलिटिकल सर्विलियंस एंड कंट्रोल। ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं कैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज इंटरनेट को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। जनता के सामने देखो इन्फॉर्मेशन तो बहुत आती है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स फॉर एग्जांपल, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी होती है। इन इन्फॉर्मेशन में जो डेडिकेटेड आईटी सेल्स हैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो यू वर्सेस देम का डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि सोसाइटी को पोलराइज किया जा सके और पॉलिटिकल पार्टी पर्टिकुलर सेक्शन के वोट हासिल कर सकें। और गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी नहीं देखने को मिलती। जैसे देखो हाल ही में सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर देखो नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी तो फिर इन एप्लीकेशन को पहले काम करने ही क्यों दिया जा रहा था इंडिया में। एकदम से गलवान वैली इंसिडेंट के बाद क्या हो गया कि सरकार ने इन एप्लीकेशंस को बैन किया, पहले क्यों नहीं। एक तरफ जहां देखो फेसबुक और अमेजोन जैसी जो कंपनीज हैं वो अपने बेस कंट्री यानी यूएसए में डेटा माइनिंग पॉलिसी से संबंधित सरकार की हीट झेल रही हैं, इनका क्रिटिसिज्म हो रहा है इनकी नीतियों को लेके, लेकिन इंडिया में फेसबुक और अमेजोन जैसी कंपनी से कोई सवाल नहीं पूछा जाता। तो क्या हमने कभी सिक्योरिटी या फिर प्राइवेसी ऑडिट किया है? इसका आंसर है नो। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो प्राइवेसी के फ्रंट पे वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, बट सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया उसके अनुसार इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी या फिर डेटा प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। आधार एक्ट जो है प्राइवेसी के आइडिया को डाइल्यूट करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट रखा था जिसमें 3 पॉइंट्स थे। अगर प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट को आपको वायलेट करना है तो टेस्ट में ये जो 3 डॉक्ट्रिन्स हैं इनका फुलफिल होना जरूरी है, बट सरकार इसे भी इग्नोर कर देती है। इवन जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है ये भी देखो प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करता है, जो कि अभी एक फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा देखो नेशनल पॉलिसी ऑन डेटा प्राइवेसी अभी तक इंप्लीमेंट होना स्टार्ट नहीं हुई है, और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के अनुसार पिछले साल फेसबुक और ट्विटर के लाखों यूजर्स का डेटा चोरी हो गया। थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के द्वारा अब ये डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है। 13 लाख क्रेडिट और डेबिट कार्ड होल्डर्स की डिटेल चोरी हो गई, और 68 लाख यूजर्स का, इंडियंस का जो हेल्थ केयर वेबसाइट से डेटा है वो चोरी हो गया। अब देखो ये डेटा विभिन्न प्राइवेट कंपनीज के द्वारा मिसयूज किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किसी रेगुलेशन की आवश्यकता है? इसका आंसर तो देखो सीधा सीधा यस है। प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए, प्राइवेट डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइट रेगुलेशन की आवश्यकता है, बट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी तक नहीं आया है, मतलब पास पार्लियामेंट से अभी तक ये नहीं हो सका है। और इसमें जो प्रोविजंस हैं वो भी देखो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। राइटर्स के अनुसार इस बिल में कंट्रोल और सर्विलियंस पे ज़्यादा फोकस किया गया है बजाय के प्राइवेसी और डेटा के प्रोटेक्ट करने पर। देखो इस बिल का सेक्शन 35 जो है गवर्नमेंट को बहुत सारी एक्सेस देता है पर्सनल डेटा की, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुट्टास्वामी जजमेंट में जो 3 टेस्ट रखे गए थे, मतलब 3 डॉक्ट्रिन जो रखे गए थे, अगर ये फुलफिल होते हैं
तो आप प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, जो कि फंडामेंटल राइट है। इनको भी इग्नोर कर देता है इस बिल का सेक्शन 35। इसके बाद आर्टिकल में यह कहा जाता है जो सिलेक्शन कमेटी है बिल के संदर्भ में, उसकी भी अपॉइंटमेंट की टर्म्स, रिमूवल की टर्म्स ऐसी हैं कि ये कमेटी सिर्फ जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका रिहेबिलिटेशन सेंटर बन के रह जाएगी। बिल इतना स्ट्रोंग नहीं है, कल को अगर हमें दूसरे देशों की एजेंसीज के साथ, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ बायलैटरल लेवल पे एग्रीमेंट भी साइन करना है तो वो मना कर सकते हैं। वो बोलेंगे कि भैया आपके देश में प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए जो कानून है बहुत कमज़ोर है, हम आपके साथ लॉ इन्फोर्समेंट एग्रीमेंट नहीं साइन करेंगे। तो इन सब रीजंस को देखते हुए अभी आवश्यकता ये है एक इंटरनेट ओम्बड्समैन इस्टेब्लिश किया जाए जिसमें एक्सपर्ट हों साइबर एंड इंटरनेट लॉ से संबंधित, आईटी डेटा मैनेजमेंट, डेटा साइंस, डेटा सिक्योरिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल सिक्योरिटी, इन सब स्फीयर से एक्सपर्ट शामिल हो। और ये जो इंटरनेट ओम्बड्समैन होगा ये एक बेहतर रेगुलेटरी बॉडी का काम करेगी हमारे देश में प्राइवेसी और पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल अब देखो नागा इशू से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ और दूसरी तरफ नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मुइवा, इनके बीच में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था नागालैंड में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मुइवा, ये काफ़ी समय से मांग कर रही थी कि ग्रेटर नागालैंड इस्टेब्लिश किया जाए। ग्रेटर नागालैंड मतलब हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में जहाँ जहाँ पर नागा रहते हैं उनके लिए एक अलग से राज्य बनाया जाए। अभी देखो नागा थोड़े थोड़े मणिपुर में भी रहते हैं, थोड़े अरुणाचल प्रदेश में भी रहते हैं, थोड़े असम में भी रहते हैं। तो उन सब एरियाज़ को इकट्ठा करके नागाज के लिए अलग से राज्य बनाया जाए। इसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन की मांग ये भी है कि अलग से संविधान होना चाहिए, ग्रेटर नागालैंड का अलग से झंडा भी होना चाहिए। तो इस संदर्भ में 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन उसकी डिटेल्स आज तक पब्लिक डोमेन में रिलीज नहीं की गई हैं। तो 2015 में ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद नेगोशिएशंस चलती रही इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। लेकिन देखो 2017 में सरकार ने कुछ दूसरे नागा ग्रुप्स को भी बातचीत में शामिल कर लिया, नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स यानी NNPGs। क्यों आखिरकार सरकार ने ये क्यों किया? क्योंकि देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मुइवा, ये मान नहीं रही थी। कुछ डिमांड्स को लेके बहुत ज़्यादा डोगमेटिक रवैया इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनाया हुआ था। तो सरकार ने सोचा कि दूसरे जो नागा ग्रुप्स हैं उनको भी पीस प्रोसेस में शामिल करना चाहिए। तो इसलिए 2017 में सरकार ने पीस प्रोसेस को एक्सपेंड किया और कई सारे दूसरे नागा ग्रुप्स को भी शामिल कर लिया पीस प्रोसेस में। और देखो सरकार ना नागा ग्रुप्स के साथ बातचीत कर रही थी एक इंटरलोक्यूटर के माध्यम से। वो इंटरलोक्यूटर हैं RN रवि, जिसे बाद में सरकार ने नागालैंड का गवर्नर भी बना दिया था। तो ये पूरा बैकग्राउंड है। हाल ही में क्या हुआ, 2-3 महीने पहले की ये बात है, RN रवि ने नागालैंड के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। इन्होंने पत्र में कहा कि नागालैंड में जो लैंड ऑर्डर है कोलैप्स कर गया है और कुछ ग्रुप्स के द्वारा एक्सटोर्शन किया जा रहा है बहुत ज्यादा। साफ तौर पे इशारा जो था किसके ऊपर था? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मुइवा के ऊपर था। क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देखो मतलब पैरेलल गवर्नमेंट चलाती है, टैक्स इकट्ठा करती है कुछ लोगों से, जिसे एक्सटोर्शन कहा जा सकता है। क्योंकि सोवरेनिटी तो सिर्फ सरकार की है ना टैक्स इकट्ठा करना। ये बोलते हैं कि हम जनता से टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये गलत है कायदे से तो। लेकिन जब गवर्नर ने ये पत्र में ये सारी बातें बोली तो ये ऑर्गेनाइजेशन एकदम से चिढ़ गई, भाई गवर्नर ने हमारे बारे में इतना कुछ क्यों बोल दिया। इवन गवर्नर ने ये भी बोला था कि एक लेवल से
बड़ी जो पोस्ट हैं, मतलब जैसे एसपी से बड़ी जो पोस्ट हैं, उनकी ट्रांसफ़र अगर आपको करनी हो तो मेरे से पूछ के कीजिएगा, मेरे अप्रूवल के बाद कीजिएगा। इस प्रकार का आदेश भी गवर्नर ने दिया था, मतलब प्रपोजल रखा था, आदेश नहीं दिया था। क्योंकि देखो हमारे संविधान में नागालैंड के गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है नागालैंड के लैंड ऑर्डर के संदर्भ में। तो ऐसा प्रपोजल इन्होंने रखा था नागालैंड के गवर्नर ने, हालांकि ये रूल नहीं बनाया था, मतलब आदेश नहीं दिया था, प्रपोजल रखा था। तो उसके बाद तो नागालैंड में विभिन्न जो ग्रुप्स हैं वो और भी ज़्यादा चिढ़ गए, भाई नागालैंड के जो गवर्नर हैं वो ऐसी ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मुइवा, इस ऑर्गेनाइजेशन ने तो मांग कर दी कि अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे तो फिर इंटरलोक्यूटर आर.एन. रवि नहीं होंगे, मतलब मीडिएटर जो हैं आर.एन. रवि नहीं होंगे, मीडिएटर को आप चेंज कर दो। समझ गए? क्योंकि इन्होंने इनडायरेक्टली आरोप लगाया था इस ऑर्गेनाइजेशन पे कि ये एक्सटॉर्शन कर रही हैं। सरकार की देखो ये रणनीति थी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना NSCNIM, ये अपनी मांगों को डाइल्यूट नहीं कर रही हैं, मतलब अलग से राज्य बनाना जिसमें नागा एरियाज हों, ये मांग आसान नहीं है। अब देखो मणिपुर का एरिया थोड़ा अलग करेंगे, असम का भी अलग करेंगे, अरुणाचल प्रदेश का भी अलग करेंगे नागा एरिया, तो ये राज्य तो बोलेंगे ना कि भैया हमारे से हमारा एरिया क्यों छीन रहे हो। तो ग्रेटर नागालैंड इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी मांगों को डाइल्यूट नहीं कर रही हैं। ये बोलती हैं अलग से संविधान होना चाहिए नागालैंड, ग्रेटर नागालैंड का अलग से संविधान कैसे होगा। अभी अभी तो देखो सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया है, और ग्रेटर नागालैंड को अगर अलग से संविधान बनाया जाता है तो सरकार के लिए तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली बात होगी। तो इसलिए सरकार चाहती है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको थोड़ा इग्नोर किया जाए, और बाकी जो नागा ग्रुप्स हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाए। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं फाइनल एग्रीमेंट साइन करना चाहती तो इसे इग्नोर कर दिया जाए। बाकी जो नागा ग्रुप्स हैं NNPGs, इनको ज़्यादा तवज्जो दी जाए, इनके साथ कोई फाइनल एग्रीमेंट साइन कर लिया जाए। ये सरकार की रणनीति है। अब देखो सिचुएशन ये है, जो ये दूसरे नागा ग्रुप्स हैं NNPGs या पॉलिटिकल पार्टीज या फिर दूसरी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इनको गवर्नर की बात तो अच्छी नहीं लगी, बट देखो इन सब के डिफरेंसेस जरूर हैं वो मेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इसक मुइवा वाली, जिसका नाम है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसक मुइवा। क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटर नागालैंड इस्टेब्लिश करना चाहती है, लेकिन बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरे नागा ग्रुप्स जो हैं, ये मानते हैं कि अभी जो बाउंड्रीज हैं अगर वो बाउंड्रीज हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दूसरे राज्यों का नागा वाला जो एरिया है उसको लेके एक अलग से राज्य बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ गए? तो लास्ट में कहा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को विभिन्न स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए सबके बीच एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि लंबे समय से नागालैंड में जो इंसर्जेंसी रही उसे खत्म किया जा सके। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में डिस्कशन को ख़त्म करने से पहले एथिक्स का एक छोटा सा सेक्शन है ऑब्जेक्टिविटी के बारे में। क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ सिंपल ऑब्जेक्टिविटी है क्या और इसके फ़ायदे क्या हैं, रिलेवेंस क्या है सिविल सर्विसेज के संदर्भ में। तो आप बताइए ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है। काफ़ी बार आपने सुना होगा कि ऑब्जेक्टिव डिसीजन लेना। ऑब्जेक्टिव डिसीजन कौन से डिसीजन होते हैं? देखो ऑब्जेक्टिव डिसीजन वो डिसीजन होते हैं जो इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स और फिगर्स के आधार पर होते हैं, ना कि पर्सनल ओपिनियन के आधार पर। जैसे कोई सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट को अपने ऑफिस के लिए कुछ एम्प्लॉइज चाहिए, तो रिक्रूटमेंट जो होगी उस सिविल सर्वेंट की पर्सनल ओपिनियन के आधार पर नहीं होगी कि ये पर्सन सही है, ये गलत है काम के लिए। नहीं, कोई क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा ना, कोई पैरामीटर होगा जिसके बेस पे ये डिसाइड होगा कि कौन सा एम्प्लॉय सही है, कौन सा गलत है। तो इसीलिए कहा जाता है ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है डिसीजन लेना इस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स और फिगर्स के आधार पर, ना कि पर्सनल ओपिनियन के आधार पर। जैसे एक और एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए किसी कंपनी में एक जो एम्प्लॉय है दूसरे एम्प्लॉय पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाती है, तो कंपनी की मैनेजमेंट देखो पर्सनल ओपिनियन के आधार पर यह नहीं डिसाइड करेगी कि आरोप सही है या गलत है। ऐसा कोई नहीं बोलेगा मैनेजमेंट का आदमी, अरे
जिस पर आरोप लगा है वो तो बढ़िया है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता, वो एम्प्लॉय भी अच्छा है। ये सब पर्सनल ओपिनियन अपनी जगह, फैक्ट्स के आधार पर यह डिसाइड किया जाएगा कि जो आरोप लगा है उसमें कितनी सच्चाई है। सबूत इकट्ठा किए जाएंगे तो इस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स और फिगर के आधार पर यह डिसाइड किया जाएगा आरोप सही है या गलत है। सिविल सर्विसेज की जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं उनमें से एक है ऑब्जेक्टिविटी, और एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं मतलब वर्किंग एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सब फायदे होते हैं अगर ऑब्जेक्टिविटी से काम किया जाता है। एथिकल मोरल डायलेमास के केस में बिल्कुल सही डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इम्पार्शलिटी और फेयरनेस मेंटेन करने में सहायता मिलती है। इनजस्टिस को प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रोफेशनलिज्म इन्हेंस होता है। रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होती है। ट्रांसपेरेंसी आती है और फेवरेटिज्म, बायसनेस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों को भी अवॉइड करने में सहायता मिलती है अगर ऑब्जेक्टिविटी से काम होता है। ये सब फायदे हैं सिविल सर्विसेज के संदर्भ में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।